ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बीजेपी ने यूपी की जनता से कई बड़े वादे भी किए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है और बीजेपी के घोषणा पत्र में किसान, रोजगार, कानून व्यवस्था, व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर खास जोर है। इस दौरान गृह मंत्री ने बीजेपी का चुनाव गाना भाजपा ने करके दिखाया है भी लॉन्च किया है। बीजेपी के अनुसार सरकार बनी तो वो 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त किया जाएगा। बीजेपी घोषणा पत्र में 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन मेंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण भी किया जाएगा। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों पर न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा और 5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया है कि अगले 5 सालों में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद को और मजबूत किया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर उनका भुगतान प्राप्त हो। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा है कि अगले 5 साल में 1,000 करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने को रखेंगे। इसके लिए बीजेपी ने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी के अनुसार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पाद अतिरिक्त बिजली की बेचने की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि उनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और वो हर बार जनता को झांसा देते हैं। वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या फिर शपथ पत्र, उत्तर प्रदेश की जनता अब विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होगी। यूपी में पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ। इसमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। पहले चरण में शामली की 3, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5, आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पल्लवी पटेल की जगह कौशाम्बी की सिराथू सीट से अब आनंद मोहन पटेल चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन है। समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है। आपको बता दें कि प्रयागराज और वाराणसी की कई सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी के बीते 2 फरवरी को पल्लवी पटेल को सिराथू से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया था। बरेली में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मतदान से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जिले में बीजेपी नेताओं से दम भरने पहुंचे हैं। पीएम मोदी 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे जनसभा कर लोगों को संबोधित करेंगे। फिलहाल रबड़ फैक्ट्री का मैदान कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। ये जानकारी महानगर अध्यक्ष KM अरोड़ा ने दी है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद अब 10 तारीख को जिले में होने वाली सीएम योगी और 12 तारीख को होने वाली उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभी रैली निरस्त हो सकती है।
अमेठी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने आज अपना नामांकन किया है। आपको बता दें कि संजय सिंह अपने प्रस्तावक जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के साथ गौरीगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अमेठी में संजय सिंह को टिकट मिलने से सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 2414 नए मामले सामने आए, वहीं 3822 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब एक्टिव केसों की संख्या 26,725 पहुंच चुकी है। इनमें से 25,258 होम आइसोलेशन में है, तो वहीं प्रदेश के 15 जिले में 100 से कम एक्टिव केस सामने आए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,66,285 कोविड सैंपल की जांच की गई। सोमवार को 100 से अधिक मरीज सिर्फ 4 जिले में पाए गए। लखनऊ में 423, झांसी में 122, गौतम बुद्ध नगर में 148 और वाराणसी में 122 मरीज मिले। इसी तहत 18 जिले में 100 से कम मरीज सामने आए। यूपी के हाथरस में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। प्रदेश में 12 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, चंदौली, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, अयोध्या और औरैया में एक और महाराजगंज में 2 मरीजों की मौत हुई है। आगरा में सपा प्रत्याशी के स्वागत में सभा कार्यालय में सरकारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने लोगों को संबोधित किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अध्यापक हैं या फिर कोई नेता राज्य सरकार नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी और किसी भी राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद कोतवाली माघ मेला रामनगरिया में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास के साथ जिले के अधिकारी पहुंचे। कार्यक्रम में लुत्फ उठा रहे लोगों में बैठने को लेकर 2 गुटों में कुर्सियां भी चली। वहीं पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल भी खुलती हुई दिखाई दी। बदायूं में सड़क हादसे की घटना सामने आई है। बताया जा रहा कि धर्मेंद्र शाक्य के चुनाव प्रचार से वापस आ रही कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुट गई और ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना इलाके की रसूलपुर गांव का बताया जा रहा है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा कि 3,70,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी राजेश द्विवेदी पहुंचे और बदमाशों की तलाश में जुट गए। फतेहपुर में हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंककर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। ये युवक असोधर थाना के कोंडर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल खेत में अपनी मां के साथ हाथ बटा रही बच्ची घर वापस आ रही थी और रास्ते में 2 लोगों ने बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। बच्ची के फुफेरे भाई ने दरिंदों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने भाई को भी जमकर पीटा। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री मोदी की दरकार है। पीएम मोदी कल टिहरी में वर्चुअल संबोधन करेंगे। पीएम मोदी टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों में वर्चुअल कार्यक्रम तय किए गए हैं और मोदी 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा, 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र फिर टल गया है। अब पार्टी घोषणा पत्र आज जारी नहीं करेगी। उधर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का भी इंतजार हो रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 चुनावी घोषणाएं सामने रखकर मुख्य घोषणा पत्र का ट्रेलर दिखा दिया है। बीजेपी 8 फरवरी यानी कि आज घोषणा पत्र जारी करने वाली थी। माना यह भी जा रहा है कि अब 9 फरवरी यानी कि कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होगा। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे।
इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव रैली को संबोधित करेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को अल्मोड़ा आ सकते हैं। पीएम के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एक बैठक भी की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जागेश्वर क्षेत्र में जनसभा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 फरवरी को सल्ट सीट से जनसभा करेंगे। 10 फरवरी को अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सबसे हॉट सीट बनी लालकुआं विधानसभा में भाजपा को एक और बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस ने अनुसूचित समाज में बड़ी सेंधमारी की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित आर्या सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और प्रधान आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। गौलापार में आयोजित कार्यक्रम में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसी दौरान ललित आर्या ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति और हरीश रावत से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। पदाधिकारियों का भी कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी अपने खुद अलग टीम बनाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण का रेट घट चुका है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 624 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। संक्रमितों की तुलना में 4000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में 3% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और 97% संक्रमित होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। वहीं कोविड संक्रमण में गिरावट से राजनीतिक दलों को मिली है बड़ी राहत। चुनाव आयोग ने संक्रमण का प्रभाव कम होने पर चुनावी रैलियों को लेकर छूट दी है। फरवरी में कोविड जांच कम होने से संक्रमितों की संख्या में घट गई है और वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 20,000 सैंपलों की जांच भी की जा रही है, जबकि इससे पहले दिन में 35 से 40,000 सैंपलों की जांच की जा रही थी।